नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह फरार है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। 18 मार्च को अमृतपाल फरार हुआ। बताया जा रहा है कि उसने कई गाड़ियां बदली। पहले उसने मर्सिडीज, फिर ब्रेजा और इसके बाद बाइक से अमृतपाल मौके से भाग खड़ा हुआ। ये आखिरी फुटेज जिसमें अमृतपाल बाइक पर पीछे बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो अलग अलग जगह से होते हुए अमृतपाल पुलिस को चकमा दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अमृतपाल को आखिर कौन पनाह दे रहा है। पहले मर्सिडीज, फिर ब्रेजा और फिर मोटरसाइकिल पर भागते नजर आया अमृतपाल सिंह। ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, दोनों ही तस्वीर में आप अमृतपाल सिंह को साफ तौर पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर जिसमें सबसे आखिरी बार अमृतपाल नजर आया, बाइक पर भागते हुए नजर आया। वहीं पहली तस्वीर में पहले मर्सिडीज, फिर ब्रेजा और फिर बाइक का सहारा लेकर अमृतपाल भाग खड़ा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी सारी पुलिस अमृतपाल को तलाशने में जुटी है। तकरीबन पंजाब की 80,000 पुलिस अमृतपाल को इस वक्त ढूंढ रही है। लेकिन अमृतपाल को आखिर पनाह कौन दे रहा है? हाईकोर्ट की भी आज इस पर ही टिप्पणी आई। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि 80,000 पुलिस आखिर पंजाब में कर क्या रहे थे जब एक अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर पाए। भेष बदलकर कहां कहां भागा जा रहा है अमृतपाल, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले मर्सिडीज, फिर ब्रेजा और इसके बाद फिर बाइक पर सवार होकर फरार हो गया अमृतपाल सिंह। भेष बदलकर कहां भागा अमृतपाल? अमृतपाल की फरारी, खुफिया तंत्र की नाकामी। 4 दिन हो गए मगर अभी तक पता नहीं कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह कहां है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस जुटी हुई है। दिन रात एक की हुई है, लेकिन अमृतपाल का पता नहीं चल रहा। वारिस पंजाब डे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को गिरफ्त में लेने के लिए पंजाब पुलिस पूरे राज्य में तलाश कर रही है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अमृतपाल को आसमान निकल गया या जमीन खा गई। अमृतपाल को पनाह कौन दे रहा है? पंजाब पुलिस अमृतपाल को ढूंढने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? या पंजाब पुलिस में उसका कोई मुखबिर है जो जानकारी दे रहा है? इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मान सरकार को जबरदस्त रूप से फटकार लगाई है और उनकी क्लास ली है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? इस केस में खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल है। सुनवाई के दौरान सूबे की सरकार ने कोर्ट से कहा कि अमृतपाल पर एनएसए लगा दिया गया है। अब तक 6 लोगों पर एनएसए लगा दिया गया है। मान सरकार की इस बात पर हाईकोर्ट जरा भी नहीं पिघली और सख्ती भरे लहजे में कहा, आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की कोशिश के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान का खालिस्तानी समर्थक पर पहला स्टेटमेंट आया है। सीएम मान ने कहा कि देश के खिलाफ काम करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पंजाब की शांति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 100% सेकुलर पार्टी है। हम लोग किसी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या नफरत के नाम पर कभी भी राजनीति नहीं करते। और पंजाब की शांति और पंजाब के अमन के लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो लोग बुरी कंपनी में, बुरी संगत में फंस के पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे, वो भी गलत है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांति को तोड़ने का, यह आपकी गलतफहमी होगी। सीएम साहब कह रहे हैं कि शांति से समझौता नहीं होगा, लेकिन सवाल फिर वही कि अमृतपाल का पहला ट्रेलर 23 फरवरी को दिखा था। तब वो हथियारों से लैस होकर अपने हजारों समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर हल्ला बोल चुका था। लेकिन पंजाब पुलिस कार्रवाई करने के बजाय सोती रही। उठी 24 दिन बाद यानी 18 मार्च को। इन 24 दिन के अंदर पुलिस ने पूरी तरह से प्लानिंग क्यों नहीं की? अमृतपाल सिंह भागने में सफल कैसे रहा? इस बीच पुलिस ने अमृतपाल के परिवार वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अमृतपाल के पारिवारिक सदस्यों पर खुफिया एजेंसी की नजर। पारिवारिक सदस्यों के बैंक खातों, मूवमेंट और संबंधों की जांच शुरू। एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर की भी जांच शुरू।
अमृतपाल की पत्नी इंग्लैंड में रहती है। अमृतपाल ने 10 फरवरी को शादी की थी, वो भी गुपचुप तरीके से। बताया जा रहा है कि शादी के वेन्यू भी आखिरी वक्त में बदल दिए गए थे। शादी के दौरान और उसके बाद भी अमृतपाल कभी अपनी पत्नी को जनता के सामने नहीं आने दिया। वो हमेशा ही उसे निजी मामला बताता रहा। लेकिन अब जब अमृतपाल को गिरफ्तार करने की कोशिशें चल रही हैं, तो जांच एजेंसी हर एंगल से तफ्तीश में जुट गई है। अमृतपाल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, वो देश के लिए काफी चौंकाने वाले हैं। पुलिस का दावा है कि अमृतपाल के ड्रग माफिया से संबंध थे। वो अलग सिख देश बनाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। ISI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ISI ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਆ, प्लस इन्हां दी फंडिंग जिहड़ी है फॉरेन तो भी हो रही सी। उधर पुलिस वारिस पंजाब दे के प्रमुख को पकड़ने के लिए सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था की है। शहर शहर गांव गांव में पुलिस खाक छान रही है। इस बीच खबर है कि अमृतपाल हुलिया बदलकर पाकिस्तान भागने की फिराक में जुटा है। बताया जा रहा है कि नेपाल के रास्ते वो पाकिस्तान भागने की फिराक में है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है और पैनी निगाहों से अमृतपाल पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अब तक अमृतपाल सिंह के 100 से ज्यादा करीबियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। उस गाड़ी से एक 315 बोर राइफल, 57 जिंदा कारतूस, एक तलवार और एक वॉकी टॉकी सेट बरामद किया गया था। ये गाड़ी अनोखरवाल के मनप्रीत सिंह की है। उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई के बीच ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया गया, तिरंगा का अपमान किया गया, जिसके बाद आज भारतीयों ने इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में भारतीय तिरंगा लेकर हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन करते नजर आए। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई के बीच ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया गया, तिरंगा का अपमान किया गया, जिसके बाद आज एक बार फिर से भारतीयों ने इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया। कल भी यही तस्वीरें मिल रही थी और यहां मौजूद लोगों का कहना था कि हमें खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं। सिख समुदाय के खास तौर पे लोग यहां पहुंचे थे और वो बार बार यही कह रहे थे कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और ना ही वहां रहने वाले स्थानीय लोग ही। अमृतपाल पर शिकंजा कसना क्या शुरू हुआ? दुनिया के कई देशों में भारत विरोधी षड्यंत्रों को अंजाम दिया जाने लगा। इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक खालिस्तानी समर्थक बिलबिलाने लगे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खालिस्तानी समर्थक नापाक हरकत करने में जुट गए। इन सबके बीच इंग्लैंड, खास तौर पे लंदन, भारत विरोधी षड्यंत्र का नया सेंटर बनकर उभर गया है। खालिस्तानी भारतीय दूतावास पर हमला बोल रहे हैं। खास बात यह है कि उस वक्त दूतावास की सुरक्षा बेहद कमजोर कर दी गई। कुछ रोज पहले ही BBC ने डॉक्यूमेंट्री साजिश के तहत भारत को बदनाम करने की साजिश रची। इससे पहले भी पाकिस्तानियों ने इंग्लैंड में ही भारत के खिलाफ दंगा छेड़ दिया था। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लंदन से लेकर ब्रिस्बेन और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानी एजेंडा दिखाई दिया। हर जगह भारत विरोध के नाम पर हंगामा हुआ। दरअसल पंजाब में अलगाववादियों पर जारी पुलिस के क्रैकडाउन में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक बुरी तरह से बौखला गए हैं। पहले लंदन में भारतीय हाई कमीशन और फिर इसके बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास को निशाना बनाया गया। अमेरिका में तो कभी कभी, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में लग रहा है कि खालिस्तानियों ने जड़ें जमा ली। पिछले एक अरसे से इंग्लैंड और खासकर उसकी राजधानी लंदन भारत विरोधी साजिशों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पंजाब में खालिस्तान को फिर से हवा देने वाले अमृतपाल पर जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो लंदन में खालिस्तानियों ने भारत विरोधी हरकतें शुरू कर दी।
अमृतपाल के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के विरोध में प्रदर्शन करते हुए खालिस्तानी लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर जमा हो गए। इन लोगों ने पहले भारतीयों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, फिर दूतावास पर लहरा रहे तिरंगे का अपमान किया। तिरंगे के अपमान पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। भारत ने ब्रिटिश राजदूत को तलब किया। यूके में भी भारतीय उच्चायोग ने शिकायत दर्ज कराई। भारत के विदेश मंत्रालय ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और स्टाफ की सुरक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जा सकती। खालिस्तानियों की नापाक हरकत पर भारतीय उच्चायोग ने करारा जवाब दिया और ब्रिटेन हाई कमीशन में पहले से बड़ा तिरंगा लगा दिया। इस बीच जानकारी मिल रही है कि मोदी सरकार इसे लेकर काफी खफा है। असल में मोदी सरकार मानती है कि पीएम ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली मौजूदा ब्रिटिश सरकार के मन में भारत के प्रति कोई खोट नहीं है, लेकिन वहां के सरकारी तंत्र में शीर्ष पर बैठे अमलों पर भारत विरोधी एजेंडा दिन ब दिन हावी होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से इंग्लैंड में भारत विरोधी साजिशों को हवा दी जा रही है। मसला चाहे पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का हो या फिर बात पाकिस्तानियों के बवाल की हो, ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज जानबूझकर भारत की छवि को खराब करने के षड्यंत्र पर नरमी दिखा रहे हैं। पंजाब के अलगाववाद पर सिक्स फॉर जस्टिस के जनमत संग्रह पर ब्रिटेन की सहमति है। नवंबर 2022 में भारत ने ब्रिटेन के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी। जनवरी 2018 में गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडिया हाउस के बाहर पाकिस्तानी खालिस्तानियों ने मिलकर प्रदर्शन किया। 2022 में ब्रिटेन के लीसेस्टर में पाकिस्तानियों ने भारतीयों पर क्रिकेट मैच की हार के बाद हमला किया। पाकिस्तानी मूल की भीड़ ने एक मंदिर को भी निशाना बनाया। ब्रिटेन की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। असल में 2002 में एशिया कप क्रिकेट मैच के बाद पूर्वी इंग्लैंड के लीसेस्टर शहर में पाकिस्तानियों ने गदर मचा दिया था। इनके निशाने पर भारतीय थे। दंगे पर आमादा ये भीड़ लाठी डंडों से लैस थी और कांच की बोतलें फेंक रही थी। पाकिस्तानियों की इस भीड़ ने भी तिरंगे के अपमान की कोशिश की। उपद्रव जब हद से ज्यादा बढ़ गया तब पुलिस ने 27 लोगों को अरेस्ट किया। जिस तरह बीबीसी ने तय एजेंडे के तहत गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री जारी की, उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि इंग्लैंड में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने हाल ही में भारत को भरोसा दिया था कि खालिस्तानियों पर लगाम लगाएंगे, मगर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। पहले मंदिर में तोड़फोड़ और अब ब्रिस्बेन में खालिस्तानियों की तरफ से जनमत संग्रह का आयोजन बता रहा है कि दोनों देशों में खालिस्तानी समर्थक लगातार भारत विरोधी एजेंडे को धार देने में जुटे हैं। काले धन पर मोदी सरकार सख्त है। संसद में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 साल में 349 मामलों में 13,566 करोड़ की कर मांग बैंकों पर घटाकर एनपीए का बोझ 183 मूल्यांकन आदेश 2021-22 में जारी किए गए। इस दौरान कुल 5,350 करोड़ रुपए की मांग की गई। वित्त मंत्रालय ने संसद में ये जानकारी दी। जब भी काला धन का कोई मामला सामने आता है तो आयकर विभाग आयकर अधिनियम 1961 के तहत कार्रवाई करता है। प्रावधानों के तहत तलाशी, सर्वे, आय का आकलन जैसी कार्रवाई की जाती है। 30 सितंबर 2015 को बंद एक मुश्त अनुपालन खिड़की के तहत 3 महीने में 4,164 करोड़ की अघोषित विदेशी संपत्ति के 668 मामले मिले। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अतीक अहमद के ऑफिस पर छापेमारी की गई। प्रयागराज पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन में सरकार। अतीक अहमद के ऑफिस पर भी छापेमारी की गई। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के ऑफिस पर कार्रवाई की है। तस्वीरें आपके सामने, ये छापेमारी हो रही है अतीक अहमद के ऑफिस में। दफ्तर पे अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन में है सरकार। अतीक अहमद के ऑफिस पर छापेमारी की गई। प्रयागराज पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में और ये कार्रवाई करते हुए ये तस्वीरें मिल रही हैं। अतीक अहमद के दफ्तर में इस वक्त छापा पड़ा है। वहां से सारे नोट जब्त किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रयागराज पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन में सरकार। अतीक अहमद के ऑफिस पर छापेमारी की गई है। यहां से पिस्टल, कारतूस और इसके साथ ही नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं। प्रयागराज पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अतीक अहमद के दफ्तर पर छापा पड़ा है। अतीक अहमद के खिलाफ लगातार
योगी सरकार एक्शन मोड में है और इसी बीच अतीक अहमद के ऑफिस पर यह छापेमारी की गई है, जहां से नोटों की गड्डियां बरामद हुई है, साथ ही पिस्टल भी आप देख सकते हैं। प्रयागराज पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई और बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत 24 पर। अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन मोड में सरकार, अतीक अहमद के ऑफिस पर यह छापेमारी की जा रही है। प्रयागराज पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई और बड़ी सफलता प्रयागराज पुलिस को हाथ लगी है। नोटों की गड्डियां यहां गिनी जा रही हैं, इसके साथ ही पिस्टल बरामद किया गया है। इंफॉर्मेशन ये भी मिल रही है कि कई तरह के कारतूस भी बरामद हुए हैं, इसके साथ ही पिस्टल और नोटों की गड्डियां यहां से बरामद की गई है। ये कार्रवाई की जा रही है। अतीक अहमद के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और इसी सिलसिले में प्रयागराज पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई अतीक अहमद के दफ्तर पर की है। माफिया अतीक अहमद के दफ्तर पर यह छापेमारी हो रही है। तस्वीरें आपके सामने। अतीक गैंग से जुड़ा शख्स गिरफ्तार भी किया गया है, यह भी एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में ये बड़ी खबर, अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन लिया गया है। माफिया अतीक अहमद के दफ्तर पर छापेमारी की गई है। अतीक अहमद के खिलाफ लगातार सरकार का एक्शन जारी है और इसी बीच ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में प्रयागराज पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अतीक अहमद के खिलाफ दफ्तर पर छापेमारी की गई है, जहां से नोटों की गड्डियां बरामद हुई है, साथ ही पिस्टल्स भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। हत्याकांड में शामिल शूटर से संपर्क में ये गिरफ्तारी भी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड में ये बड़ी खबर, प्रयागराज पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। माफिया अतीक अहमद के दफ्तर पर छापेमारी की गई है। प्रयागराज पुलिस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अतीक अहमद के दफ्तर पहुंची प्रयागराज पुलिस, जहां पर छापेमारी की गई। भारी मात्रा में यहां नोटों की गड्डियां बरामद, साथ ही पिस्टल भी बरामद। भारी मात्रा में हथियार और कैश यहां से बरामद किए गए हैं। अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन में है सरकार। प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अतीक अहमद का ये दफ्तर इन तस्वीरों में आपको दिख रहा है, जहां प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आलोक मालवीय मेरे सहयोगी मेरे साथ प्रयागराज से इस वक्त जुड़ रहे हैं। आलोक, क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास है? जी देखिए, जिस तरह से पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही थी, अभी 1 महीना होने को आए हैं उमेश पाल हत्याकांड के, उसके तहत पुलिस लगातार इस गैंग के लोगों को पकड़ रही है और इसके साथ ही उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और उनसे तुरंत ही त्वरित पूछताछ की गई तो पता चला कि जो अतीक अहमद का कार्यालय है चकिया में, जिसे जमींदोज किया गया था, उसके बाद उस कार्यालय के अंदर भारी मात्रा में असलहे छुपाए गए हैं और इसके साथ पैसे भी छुपाए गए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किया गया था, जिसमें से कुछ पैसे बचे हुए हैं और इसे सूत्रों को पहुंचाना था काम होने के बाद, लेकिन अभी मामला गर्म था इसलिए इसे नहीं निकाला गया। लेकिन लगातार पुलिस की धरपकड़ और कार्रवाई के तहत अतीक अहमद के कार्यालय पर छापेमारी की गई और इसके तहत भारी मात्रा में रकम बरामद की गई है, जिसे अभी पुलिस गिन रही है। गिनने के बाद अभी पुलिस बताएगी कि किस तरह से यह कितनी रकम है और किस तरह से इसे बरामद किया गया और किस तरह से असलहे भी छुपा कर रखे गए थे कि आगे किसी और कार्रवाई में असलहों का इस्तेमाल किया जाना था। जी ठीक है आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखें। और खबर का सबसे पहले अपडेट आपको देगा भारत 24। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले लगातार जारी हैं। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए स्टेटमेंट पर संसद में सड़क तक बीजेपी हमलावर है। एक बार फिर से बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधा और उन्हें मीर जाफर से उनकी तुलना कर दी। बीजेपी ने कहा कि माफी मंगवाकर ही छोड़ेंगे, जिस पर कांग्रेस ने माफी मांगने से साफ तौर पर एक बार फिर से इनकार किया है। लंदन की लड़ाई मीर जाफर पर आई। बीजेपी का राहुल पर मीर जाफर से अटैक। अब की बार माफी पर आर पार। एक पखवाड़ा पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लंदन में भारतीय लोकतंत्र को लेकर स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद से बीजेपी लगातार अटैकिंग मोड में है।
राहुल गांधी को बीजेपी जरा भी मोहलत नहीं देना चाह रही है। रोजाना कोई न कोई बीजेपी के नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर हमला बोल रहे हैं। आज बारी संबित पात्रा की थी। संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी। राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट मीर जाफर डिड। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। It would not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाया कि राफेल मामले पर भी राहुल गांधी ऐसे ही लगातार स्टेटमेंट दे रहे थे और बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। और ऐसे ही हालात एक बार फिर से बन रहे हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। देश की राजनीति में राहुल गांधी वो नेता बने जिन्होंने लिखित रूप से एफिडेविट सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ते हुए माफी मांगा कि मैंने झूठ बोला था, मैंने जनता के बीच में फरेब फैलाने की कोशिश की थी। जो राहुल गांधी जी ने लंदन में किया है बिल्कुल वही किया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा था और आज पार्लियामेंट में सदन के पटल पे संसद में माफी मांगना पड़ेगा। बीजेपी अटैकिंग मूड में है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से अपने नेता के साथ खड़ी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। रहेंगे हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए हमारे एम्बेसी पे हमले हो रहे, उसके बारे में उनकी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो यहाँ के बैंकों से पैसे उठा लेके जा रहे हैं, ये मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने सर हटा दिया। हाँ, मेहुल चोकसी, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। तो इसीलिए हम पहले तो सरकार से ये पूछेंगे, पहले तुम्हारी सफाई इसके बारे में दो, उसके बाद में बाकी के इश्यू। और माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार मीर जाफर कौन था। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना आखिर मीर जाफर से क्यों की? दरअसल मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसने अंग्रेजों से मिलकर साजिश रची थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में नवाब को ठिकाने उसने लगा दिया था। बंगाल के नवाब की हार ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव रख दी थी। मीर जाफर का नाम गद्दारी का पर्यायवाची बन गया है। बीजेपी ने मीर जाफर से राहुल गांधी की तुलना कर जता दिया है कि वो इस मुद्दे पर शांत रहने वाली नहीं है और माफी मांगने तक हमलावर रहेगी। दरअसल लंदन में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र के ढांचे पर बर्बर हमला हो रहा है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा था कि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के लोकतांत्रिक हिस्से इस पर ध्यान देने में नाकाम रहे हैं। राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की इन टिप्पणियों से देश में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है और बीजेपी इसी को लेकर माफी मांगने की मांग 13 मार्च से लगातार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, बजट सत्र के दूसरे चरण के 7 दिन तक सदन अब तक चल चुका है, मगर एक दिन भी दोनों सदन की कार्यवाही आधे घंटे तक नहीं चली। जेपीसी और माफी की मांग की वजह से संसद का दोनों सदन 7 दिनों से महज 2 घंटे से कुछ ज्यादा ही चल पाया है और इस वजह से आम जनता के करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। माफी पर घमासान, कब खत्म होगा संग्राम? शोर शराबे में धुल गया 7 दिन का कामकाज।
संसद के बजट सत्र का पहला सप्ताह वॉश आउट हो गया और दूसरा सप्ताह भी उसी राह पर चल पड़ा है। दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कामकाज ना के बराबर हुआ। सात दिन से संसद में केवल और केवल संग्राम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 7 समुंदर पार जाकर भारतीय लोकतंत्र पर जो बोलकर आए, उस पर बीजेपी लगातार अटैकिंग मूड में है। बीजेपी माफी की मांग कर रही है, तो विपक्षी खेमा अदानी मामले पर जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि वो, और हमने एक सवाल पूछे, उसका आज तक जवाब उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने कहा ऑक्यूपेशनल फोर्स है भारतीय सेना लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या कांग्रेस पार्टी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानती? इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना इनकी मेंटल बैंकरप्सी दिखाता है कि आज इनका दिवालियापन इतना हो गया है कि किसी के भी शख्स से ये इनको जोड़कर नाम ले सकते हैं। पर मैं मानती हूं कि एक माफी के मुद्दे पर जिस तरीके से पूरे पार्लियामेंट को रोका हुआ है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। ये बात शाह और शहनशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा खेद होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह सुबह नींद भरी आंखों में बिना नहाए, बिना तैयारी किए आप लोगों को परेशान करने आ जाते हैं। एसबीआई को बचाने के लिए अदानी को और इस स्कैम को रुकना है। प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर ध्यान दे और एक्शन ले, यही हम चाहते हैं। चीज मीर जाफर राहुल गांधी कहना, सुबह से शाम राहुल गांधी को उठ के गाली गलौज करना, उन्हें गालियां देना, सारी बीजेपी इसी काम पे लगी हुई, सारे मंत्री इसी काम पे लगे हुए, दूसरा कोई काम नहीं है। एक तरफ कहते तो कांग्रेस खत्म हो गई, दूसरी तरफ दिन भर सुबह से शाम कांग्रेस में ही टाइम लगाए रहे तो गाली देने के लिए। आज पब्लिक डोमेन में, पब्लिक में जितना एविडेंस है अदानी घोटाले का, ये काफी है किसी सेंट्रल एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करके अदानी जी को अरेस्ट करने के लिए। आप विपक्ष के नेताओं को 10-10, 15-15 घंटे आप पूछताछ करते हैं, आप उनको रिमांड के लिए ले जाते हैं, तो क्या अदानी जी के खिलाफ इतनी भी सबूत नहीं है कि उनको उठा के आप 8-10 घंटा पूछताछ करें? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सभी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील करते रह गए, मगर मजाल है कि 7 दिनों में ऐसा एक दिन भी देखने को मिला हो जिसमें पता चले कि सदन सुचारू रूप से चल रहा है। 7 दिन में से महज 2 घंटे से कुछ ज्यादा का कामकाज हुआ है। 13 मार्च को सदन 9 मिनट तक चला। 14 मार्च को 4 मिनट में ही सदन की कार्यवाही सिमट गई। 15 मार्च को भी सदन 4 मिनट चला। 16 मार्च को 3.5 मिनट, 17 मार्च को 22 मिनट, 20 मार्च को 6 मिनट और 21 मार्च को 45 मिनट तक ही सदन की कार्यवाही हो पाई। यानी 7 दिनों में लोकसभा में महज 74 मिनट तक कामकाज हुआ। इस दौरान न तो सदन में किसी बिल पर चर्चा हो पाई और न ही प्रश्नकाल और शून्यकाल का काम हुआ है। ऐसा ही नजारा राज्यसभा में भी देखने को मिला। वहां भी सदन की कार्यवाही बिल्कुल नहीं चल सकी। राज्यसभा में 7 दिन में 76 मिनट की कार्यवाही हुई। औसतन 11 मिनट का कामकाज हुआ। 13 मार्च को सबसे ज्यादा 21 मिनट तक सदन चला। अभी बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र को काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इसमें बजट को लेकर चर्चा होती है और फिर पास कराया जाता है। मगर 7 दिनों से ऐसा दिख नहीं रहा है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है, क्योंकि जनता के पैसे से ही सदन की कार्यवाही होती है। रोजाना संसद की कार्यवाही 7 घंटे तक चलाने की परंपरा है। 2018 में संसद की कार्यवाही के खर्च को लेकर रिपोर्ट भी आई थी। उसके मुताबिक 1 घंटे का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए आते हैं। 1 मिनट की कार्यवाही का खर्च इस हिसाब से 2.5 लाख रुपए है। बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। 7 दिन पानी में धुल गए हैं और आगे क्या होता है ये पता नहीं है। बजट सत्र के इस चरण में 35 बिल पेंडिंग है, जिसे सरकार पास कराने की बात भी कह चुकी है। 26 बिल राज्यसभा में और 9 बिल लोकसभा में पेंडिंग है। मगर जिस तरह से हंगामा जारी है, ऐसे में बिल पास करना मुश्किल भरा हो सकता है।
भारत 24। देखिए, देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार अब भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में उत्तर से पूर्वोत्तर के राज्यों का भ्रमण कराने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की गई। नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी ट्रेन के जरिए 15 दिनों में पूर्वोत्तर के राज्यों को करीब से को जानने का सुनहरा मौका मिल सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। 28 फरवरी को गरवी गुजरात ट्रेन के बाद आज पूर्वोत्तर राज्यों के दर्शन के लिए भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एसी टूरिस्ट ट्रेन को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश योजना के तहत किया जा रहा है। ये ट्रेन यात्रा खासकर उन लोगों के लिए है जो नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत शहरों का सफर करना चाहते हैं। भारत गौरव ट्रेन जो इंडियन रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है IRCTC के द्वारा, और ये नॉर्थ ईस्ट के लिए पहला भारत गौरव ट्रेन है। जो यात्री नॉर्थ ईस्ट को नहीं जानते, अगर वो नॉर्थ ईस्ट को बारे में जानना चाहते हैं तो इस ट्रेन में वो बाकायदा सफ़र कर सकते हैं और सफ़र करके इस ट्रेन से ये जा सकते हैं। तो ये भारत गौरव ट्रेन आज दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से खुलकर नॉर्थ ईस्ट के लिए रवाना होगी। आपको मैं अंदर का दृश्य दिखा रहा हूं कि आखिर अंदर में किस तरह की सुविधाएं इस ट्रेन में अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको मिलेगी। आप ये देख सकते हैं ये सेकंड एसी है, और जैसे आप एंट्री करते हैं तो वैसे ही आप नॉर्मल जैसे सेकंड एयर एसी अगर ट्रेन में सफ़र किए होंगे नॉर्मल ट्रेन में, तो आपको जिस तरह से सुविधाएँ मिलती थी ठीक उसी तरह की सुविधाएँ इसमें भी आपको मिलेगी। उसी तरह से आप सीट के यहाँ पर आपको नाइट स्टे के लिए और सिटिंग के लिए जो सीट हैं वो आपको मिल जाएगी। 15 दिन की यात्रा में भारत गौरव ट्रेन असम के गुवाहाटी, शिवसागर, फरकाटिंग और काजीरंगा, त्रिपुरा के ऊनाकोटी, अगरतला और उदयपुर, नागालैंड के डिमापुर और कोहिमा, मेघालय के शिलोंग और चेरापूंजी को कवर करेगी। पर्यटक गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर और लखनऊ स्टेशनों पर चढ़ और उतर सकते हैं। 14 रात और 15 दिन तक चलने वाली इस ट्रेन का पहला पड़ाव 20 मार्च 2023 को गुवाहाटी में होगा, जहां पर्यटक कामाख्या मंदिर और उसके बाद उमानंद मंदिर एवं ब्रह्मपुत्र पर एक सूर्यास्त क्रूज का दर्शन कर पाएंगे। ये ट्रेन 25 मार्च 2023 को नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए रात भर की यात्रा के लिए रवाना होगी, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचेगी। 26 मार्च 2023 को अगला शहर शिवसागर होगा। शिवसागर में प्रसिद्ध शिवदौल अन्य विरासत स्थलों के अलावा यात्रा कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसके अलावा जोरहाट में चाय बागान और काजीरंगा में रात्रि ठहराव के बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सुबह की जंगल सफारी का अनुभव पर्यटक कर पाएंगे। ट्रेन 27 मार्च 2023 को फरकाटिंग से त्रिपुरा के लिए रवाना होगी, जहां पर्यटक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल उज्जैन पैलेस, ऊनाकोटी और अगरतला के प्रसिद्ध विरासत स्थल के दर्शन कर सकेंगे। त्रिपुरा के बाद 29 मार्च 2023 को ट्रेन नागालैंड राज्य की यात्रा के लिए डिमापुर को रवाना होगी। डिमापुर स्टेशन से पर्यटकों को स्थानीय स्थलों पर ले जाने के लिए बसों से कोहिमा लाया जाएगा। टूरिस्ट ट्रेन का अंतिम पड़ाव 1 अप्रैल 2023 को गुवाहाटी में होगा। भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन में 2 बेहतरीन डाइनिंग रेस्टोरेंट और एक किचन है। पूर्ण रूप से वातानुकूलित ट्रेन 3 प्रकार के आवास व्यवस्था जैसे AC1, AC2 और AC3 प्रदान करती है। ट्रेन में हर कोच के लिए CCTV कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्स और सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाया गया है। यहाँ पर जो व्यवस्था है वो आपको दिख जाएगा। बाहर का मैं दृश्य अब दिखाऊंगा कि बाहर भी ये ट्रेन किस तरह से है, इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपके अंदर के दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इस भारत गौरव ट्रेन को बनाया गया है। टोटल 15 दिनों की जर्नी होगी। 15 दिनों की यात्रा नॉर्थ ईस्ट की कराएगी। नॉर्थ ईस्ट में जो कई राज्य हैं, उन सभी राज्यों के जो फेमस जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है या धार्मिक स्थान है, उन सभी जगहों पर ये ट्रेन लेकर जाएगी, जिसके लिए आपको IRCTC के जरिए टिकट बुकिंग करना होगा। अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको किस्तों में भी IRCTC को पेमेंट कर सकते हैं। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ किशोर कुमार झा, भारत 24, दिल्ली। 2024 में रामलला अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर में स्थापित हो जाएंगे। वहीं इस साल राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट इस बार उनके जन्म उत्सव को अलग ही सांस्कृतिक और धार्मिक अंदाज में मना रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस बार अयोध्या में रामलला का जन्म उत्सव अलग ही अंदाज में मना रहा है। ये महोत्सव 22 से 30 मार्च तक राम की पैड़ी समेत अलग अलग स्थानों पर मनाया जाएगा। इस दौरान खेलों के साथ भजन और योग समेत कई सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 22 मार्च को कलारी पट्टू, जगह भजन संध्या स्थल, सुबह 5 बजे। 22 मार्च को ही साइकिल दौड़ शाम के 6 बजे। 22 मार्च को ही मैराथन सुबह 6 बजे। 23 मार्च खो खो भजन संध्या स्थल पर शाम के 4 बजे। 23 मार्च को तलवारबाजी भजन संध्या स्थल पर सुबह 7 बजे। 24 से 25 मार्च कबड्डी भजन संध्या स्थल पर ही सुबह 7 बजे। 24 से 25 मार्च आत्या पात्या भजन संध्या स्थल सुबह 7 बजे आयोजित किया गया है। 26 मार्च नौकायन सरयू नदी पर दोपहर 3 बजे। 26 से 27 मार्च वॉलीबॉल जगह भजन संध्या स्थल सुबह 7 बजे। 26 से 27 मार्च मलखम भजन संध्या स्थल पर ही सुबह 7 बजे। 28 मार्च को दंगल राम की पैड़ी पर सुबह 7 बजे आयोजित किया गया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस बार 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। सबसे खास बात यह है कि ये जो कार्यक्रम है उसमें 7 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो प्रतियोगिताओं का है, जिसमें खेल कूद को इस बार शामिल किया गया है। 22 अप्रैल से ये पूरा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 22 अप्रैल से लेकर 27 और 28 अप्रैल तक पूरी प्रतियोगिताएं होंगी और इन प्रतियोगिताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतियोगिता है वो कल्लारी पट्टू की प्रस्तुति, साइकिल दौड़ जिसे मैराथन के रूप में माना जाता है वो 21 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा खो खो, तलवारबाजी, कबड्डी, आत्या पात्या, नौकायान, वॉलीबॉल और साथ में दंगल जो महिला और पुरुष दोनों का होगा। ये जो कार्यक्रम होगा ये पूरा 9 दिवसीय कार्यक्रम है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें सोच है वो ये है कि इस बार जो है क्योंकि भगवान श्री राम मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर में अभी यहाँ पे विराजमान है। 2024 में भगवान राम जो अपने नए गर्भगृह में जहाँ जो नया मंदिर है, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और 2024 की जनवरी माह में जो शुभ मुहूर्त है उसमें भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उभरते हुए खिलाड़ी कलाकारों को मौका दिया जाएगा। तमाम कार्यक्रमों में केवल अवध क्षेत्र के खिलाड़ी ही प्रतिभाग ले पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 9 दिवसीय जन्म महोत्सव की ब्रांडिंग तेज कर दी है। शहर में जगह जगह उत्सव के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही समिति से जुड़े लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर भी उत्सव का प्रचार करते हुए लोगों से शामिल होने की अपील की जा रही है। बता दें कि अस्थायी मंदिर में ये रामलला का आखिरी जन्म उत्सव है, क्योंकि 2024 का जन्म उत्सव रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में ही मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।